अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। और मेरे साथ मौजूद है राफिया असलम जो इस वक्त बहुत स्माइल कर रही है। जैसे मैंने कहा कि आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे, राफिया आपका ये दिन भी बहुत अच्छे से गुजरे। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी। बट व्हाई अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राफिया। इरम एज वेल, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। और मैं इसलिए इतना स्माइल कर रही हूँ कि जब भी मैं स्क्रीन पे आती हूँ ना, ऑटोमेटिकली जब मुझे पता होता है कि अच्छा मैंने अपने लोगों से इंटरेक्ट करना, उनसे बात करनी है, तो मेरी इतनी बड़ी सी जो स्माइल जो मेरी बादशाह खिलाती है ना, वो एकदम से आ जाती है मेरे चेहरे पे। मैं सोची थी कभी आपको BTS भी दिखाया जाए। शो शुरू होने से पहले हम किस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, नहीं। हम कैसे हंस रहे होते हैं, हम किस तरह से अपने गेस्ट से बात कर रहे होते हैं, वो गुफ्तगू वो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन किसी दिन दिखाएंगे राफिया। इंशाल्लाह हम जल्दी आपको ये भी दिखाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम एक होस्ट जब हमारी 200 एपिसोड पूरी हो जाएंगे ना, फिर हम दिखाएंगे। अच्छा, मेरे माइंड में फोन नहीं आया था, मैं भी बोलने वाली थी 200 एपिसोड कंप्लीट हो गए जरूर इंशाल्लाह 200 एपिसोड्स पे हम आपको दिखा रहे होंगे जनाब अपने शो के BTS भी, हम हरकतें क्या कर रहे होते हैं। अभी तो हम बड़े आपको सोबर बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बात करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑफ द कैमरा जो चीजें चल रही थी, डेफिनेटली शो यू गाइज एज वेल, क्योंकि वो चीजें होती हैं जो यहाँ पे तो बिकॉज वी कैन हैव अ सीरियस टॉक, इसके साथ एंटरटेनमेंट भी चल रहा होता है, लेकिन वो चीजें होती हैं जो आपको लाइट रख रही होती हैं, आपको खुश रख रही होती है, मूड अच्छा रख रही होती है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स एक्चुअली जिनकी बेस पे हम जी रहे होते हैं। अदरवाइज बहुत सी चीजें ऐसी भी आपकी लाइफ में साथ साथ चल रही होती है जो कि आपको बहुत ज्यादा डाउन भी कर देती हैं, आपको बहुत ज्यादा या तो बहुत डाउन कर देती हैं या बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चल जाते हो। अक्सर इरम ऐसे होता है कि कुछ आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है तो बिल्कुल क्वाइट हो जाती है, जैसे आप ऐसे करती हैं, इरम बिल्कुल चुप कर जाती है अगर कोई मामला होता है, या कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, जो कि दोनों स्टेट्स नॉर्मल नहीं होती हैं। गुस्सा इटसेल्फ इज एन इमोशन विच इज गुड, जो कि एक रिएक्शन है जो कि आना भी चाहिए लेकिन नॉर्मल हद तक। लेकिन जब वो एक्सट्रीम पे चला जाता है उसके क्या नुकसानात होते हैं, फिर उसके अलावा उसकी क्या आपकी लाइफ पे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड, बहुत डेंजरस है फॉर योर हेल्थ और बाकी लोगों के लिए भी जो कि इर्द गिर्द होते हैं। सो इन सारी चीजों के हवाले से बात करेंगे। और बेसिकली टॉलरेंस डे भी है बिल्कुल जी। आज बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बर्दाश्त और रवादारी की जब बात हो रही है तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, हमेशा हमारे घर वाले और जब आप बहुत परेशान होते हैं या आप पे कोई मुसीबत आ जाती है, उसके बाद आपको जब समझा रहे होते हैं या आपके बड़े लोग या आपके उस्ताद, आपके टीचर, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, तो हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा मुसीबत या दुख नहीं देता। तो यकीनन इसका मतलब है कि बर्दाश्त के हवाले से बहुत पहले से बता दिया गया था कि इंसान के अंदर एक बर्दाश्त का जो एक मादा होता है जरूर होता है, वो एलिमेंट जरूर होता है, और कभी भी कोई इंसान के ऊपर बर्दाश्त से ज्यादा चीजें नहीं डाली जाती। तो ये इतनी खूबसूरत चीज है अगर इसको अंडरस्टैंड किया जाए कि अगर आपको कोई गम है, कोई तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और उसमें क्या होता है कि आपको उसके बाद खुशी अच्छी चीजों के हवाले से पता चल जाता है, वरना अगर हर चीज सेम हो वैल्यू नहीं आपको पता नहीं होगा ना। हाँ, किस चीज में आपको खुशी मिल रही है, या ये छोटी छोटी खुशियां जिनको हम मनाना छोड़ देते हैं, उनको भी फिर हम छोटे छोटे अपने मौकों को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि गुस्सा जो है वो आपकी अक्ल को भी खा जाता है, तो डेफिनेटली आपकी अक्ल को भी खा जाता है गुस्सा। तो गुस्से के हवाले से बात करेंगे, बर्दाश्त के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि एज अ नेशन में अगर हम बात कर रहे हो, एज अ सोसाइटी भी, मुआशरे के तौर पर अगर हम बात कर रहे हो, तो अगर हम देखें तो हमारे इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टॉलरेंस बहुत कम हो चुकी है। इनफैक्ट अगर हम रोड्स पे देख लें, जैसे हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, सड़कों पे, ट्रैफिक पे, हाँ, हम एक दूसरे को गाली गलोच करना शुरू हो जाते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते किसी की बात, हल्का से किसी ने कुछ कह दिया। इसके अलावा भी अगर हम वर्क प्लेसेस पे भी देख लें तो यही मामला देखने में नजर आ रहा होता है। तो क्यों हम इतने अदम बर्दाश्त लोग बन चुके हैं, इस वाले से भी डिस्कस कर रहे होंगे। इस वाले से बात करने के लिए और आज खास तौर पे आज के दिन के लिए से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े मौजूद मेहमान अली अजमल साहब मौजूद है, जो कि माहिर नफ्सियात है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। थैंक यू अली, कैसे आप? ठीक है जी, आई एम फाइन, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है जनाब आपको अपने शो में देख के। और आज का खास दिन जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका मकसद है लोगों को अवेयरनेस देना कि बर्दाश्त करना कितना जरूरी है अपने रिलेशनशिप में। आपके माँ बाप का रिश्ता हो, आपके बहन भाइयों का हो, वाइफ हस्बैंड का हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, इनके दोस्त हो, आपके कुलीग्स हो, तो उसमें जब तक बर्दाश्त नहीं होती वो रिश्ता खराब हो जाता है। अली, आप इस हवाले से क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा
कि बर्दाश्त जो है ये किसी भी चीज़ को, किसी बिहेवियर को, किसी मसले को बर्दाश्त करना, ये इंसान की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है और एक सेहतमंद इंसान में बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। बर्दाश्त अगर नहीं है तो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सारे गैप्स हैं। तो यकीनी तौर पे बर्दाश्त करना किसी की बात को, ये हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये हमारी अपनी सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ों को बर्दाश्त करना और फौरी रिएक्ट ना करना। लेकिन आजकल थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि वाकईतन सोसाइटी जो है वो, हम बहैसियत सोसाइटी और एक इंडिविजुअल के तौर पे हम में ज़रा बर्दाश्त की कमी आ गई है। हम बर्दाश्त नहीं कर रहे चीज़ों को, और हम अच्छा बाज़ औक़ात हम बर्दाश्त ना करने पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि एग्जैक्टली। और हालांकि अगर आप इसके पीछे देखेंगे, जो इंटॉलरेंस के पीछे कौन से ऐसे अनासर हैं, कौन से ऐसे शख्सी अनासर हैं जो कार फरमा होते हैं, तो उसमें देखें कि कोई भी बात इतनी अच्छी नहीं है कि जिसपे हमें फख्र करने की जरूरत है। बल्कि अगर हम बर्दाश्त नहीं करते तो कंट्ररी हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसा, कुछ माशरा ऐसा बन गया है, और फिर हमने कुछ कल्चर का भी एक एस्पेक्ट है जो कि हमारे में हमसे ये बाज़ औक़ात इनडायरेक्टली एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है कि हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब शायद वो नौजवानों को खास तौर पे ये लगने लगता है कि शायद हम किसी की कोई बात बर्दाश्त ना करके या रिएक्ट करके बहुत शायद अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वो जो एक बन रहे हैं एग्जैक्टली वो जो जैसे हमारे एक कल्चर में करैक्टर है, जैसे कोई जग्गा जट करैक्टर है। उसके अलावा फिर आप देखें कि हमारे कल्चर में जो इवन के हमारे कल्चर की बात ना करें, अगर हम ओवरऑल ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करें, तो हमेशा हमने ये समझ लिया कि शायद जो हीरो है वो कोई वायलेंट करैक्टर ही होता है, जो बर्दाश्त ना करे वो हीरो है। हालांकि इसके पीछे अगर आप देखें तो ये सारी इंसान की कमजोरियां छुपी होती हैं बर्दाश्त ना कर सकने में। अगर कोई शख्स बर्दाश्त नहीं करता तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बात क्लियर है कि उसकी कोई मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है, बर्दाश्त करना, गुस्से को अपने काबू में रखना और रिएक्ट ना करना, ये स्ट्रॉन्ग नर्व्स की निशानी है। ठीक है, लेकिन फ्लेयर अप हो जाना बातों पे और रिएक्ट कर देना, छोटी सी बात को बर्दाश्त न करना और फिर इस हद तक एक्सप्रेसिव हो जाना, ये वीक असाब की निशानी है और ये दिमागी कमजोरी की तरफ इशारा करती है। अच्छा, ठीक हो गया। डॉक्टर अली, आपने कहा कि बर्दाश्त कर देना एक गुड साइन होता है कि आप हर चीज को बेर करें, लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक हिसाब होगी ना। अगर आप हर चीज को बर्दाश्त करें तो आप अपने ऊपर जुल्म भी तो कर रहे हो ना। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बड़ी ठीक तरफ इशारा किया कि अगर हम हर चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक स्टेट आएगी तो हम होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाएंगे। एक हद तक हमें उसका कोई भी अगर आपके साथ सर्कमस्टांसेस हैं या कोई लोग हैं तो नो डाउट कि हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। लेकिन अच्छा, वो ना रिस्पॉन्ड करना होता है, रिएक्ट नहीं करना होता। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना हालात के हवाले से ये अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम रिएक्ट करने पे आ जाते हैं उसकी फिर कोई हद नहीं है। किसी भी सूरत में हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और जहां तक बर्दाश्त का मामला है ना, ये सिर्फ इंसान की दूसरे लोगों के साथ बर्दाश्त नहीं करना होता, इंसान ने अपने सर्कमस्टांसेस को भी बर्दाश्त करना होता है। और तो ये एक ऐसा ट्रेट है कि ना सिर्फ ये कि सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितना हम चीजों को बर्दाश्त करेंगे उतना ही हम सर्कमस्टांसेस को भी बर्दाश्त करेंगे, अपने साथ लाइफ में आने वाले मसलों को भी बर्दाश्त कर लेंगे। और आप जाहिर बात है, अगर कोई शख्स अपने साथ आने वाले मसलों को अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लेता है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, वो करियर में भी एक्सेल करेगा, उसके रिलेशनशिप्स भी ठीक रहेंगे। तो यकीनी बात मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि बर्दाश्त करने की हद है, लेकिन तब तक जब तक आप रिएक्टिव हो रहे हैं किसी इस्लाह के लिए कि जी अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। नहीं तो पर्सनल मामलात में और अपने जाती तौर पे जितना ज्यादा कोई बर्दाश्त कर सके उतना बेहतर है। टूटने से पहले आप में जितनी ज्यादा कैपेसिटी हो बर्दाश्त की और रिएक्ट ना करने की, अपने आप को कंट्रोल करने की, आप उतने ही ज़हनी तौर पे सेहतमंद हैं। बिल्कुल ऐसे, सिर्फ अगर इस्लाह की गर्ज से है तो डेफिनेटली वो सही बात है, लेकिन अदर देन दैट
दैट टॉलरेंस ज्यादा होगी, डेफिनेटली बेहतर होगा, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके गिर्द जितने लोग हैं उनके लिए भी। एक तो वो इफेक्ट, एक तो वो इफेक्ट हो रहे होंगे, आपकी पर्सनालिटी का इफेक्ट उन पे भी जा रहा होगा और वही चीज वो लोग भी वहां से सीख रहे होंगे। सर, आज के दिन के अगर हवाले से बात करें तो आज का बेसिकली थीम क्या है और किस लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? देखिए, जो जी यूनाइटेड नेशन का एक थोड़ा सा हिस्ट्री को भी मेंशन करते चलिए। जी, ये जी एक दिन है यूनाइटेड नेशन का फॉर टॉलरेंस, कि जो कि वो इस मुनासबत से मनाया जाता है कि दुनिया में ओवरऑल जो हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, उसके हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए और उसके साथ साथ लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए कि बर्दाश्त करना क्यों जरूरी है। और ये ना सिर्फ कि हमारी इंडिविजुअल सतह पे है बल्कि ये इंटरनेशनली है। आप देखिए कि जो अदम बर्दाश्त का मसला है वो हमारी एक इंडिविजुअल जात में, उसके बाद घरेलू झगड़ों में, फिर सोसाइटी के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा है। हम इंटरनेशनल लेवल पे भी चीजों को एक कौम दूसरी कौम को बर्दाश्त नहीं कर रही। तो यूनाइटेड नेशंस का जो ये जो आलमी दिन है फॉर टॉलरेंस, ये छोटे से सतह से लेकर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को भी डील करता है। और जो अगर देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे क्यों इतनी ज्यादा ये जो बढ़ रही है अदम बर्दाश्त, इसमें जो यूनाइटेड नेशंस के जो अपने उनके स्टैटिस्टिक्स हैं, उनकी अपनी जो रिसर्च है, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है कि हम ना डिफरेंस बर्दाश्त नहीं करते। एक कौम दूसरी कौम को जो इख्तलाफात है वो बर्दाश्त नहीं करती। इख्तलाफात से मुराद मेरा ये नहीं है कि कोई झगड़े हैं, हम जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बर्दाश्त नहीं करते। हम कहते हैं अगर ये कोई मेरे जैसा नहीं है तो ये यकीनी तौर पे मेरा मुखालिफ ही है। तो ये जो दिन है ये इस मुनासबत से भी मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि देखिए, अगर कोई आपसे मुख्तलिफ है तो वो आपका दुश्मन नहीं है। आप में जो डिफरेंस टॉलरेंस है, जो एक दूसरे के इख्तलाफ, अगर कोई मेरे जैसा नहीं है तो मैं उसको, जो मेरा और उसमें फर्क है, मैं उसको बर्दाश्त करूं। मेरे अंदर बहसियत इंसान और एक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और एक इस दुनिया के फर्द के हवाले से एक उसके उस कैपेसिटी में मेरे पास एक ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि मैं अपने ऊपर, अपनी वैल्यूज के ऊपर मुनासिब हद तक प्राइड फील करूं, ताकि वो प्राइड मुझे किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचाए और मैं दूसरों के कल्चर को भी देखूं, अडॉप्ट करूं और उनको बर्दाश्त करूं। जब हम डिफरेंस को बर्दाश्त नहीं ना करते, और ये एक आप बात याद रखिए कि जैसे मैंने कहा कि किसी भी सतह पे जो अदम बर्दाश्त है उसके पीछे हमेशा से कोई ना कोई बुरे फैक्टर, कोई ना कोई नेगेटिव फैक्टर ही होते हैं। और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप देख लें कि अगर हम किसी के कल्चर को बर्दाश्त नहीं करते तो हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारे कल्चर पे कोई अटैक है। अगर ये कल्चर, इनका कोई मुझसे डिफरेंस है तो हम अपने अंदर दिमाग में ये समझ लेते हैं कि शायद मेरे कल्चर पे कोई हमला हो गया है और मेरा कल्चर कोई उनकी निस्बत कोई कम है। तो ये जो अगर एक नॉर्मल इंसान है वो अगर अपने आप पे उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो नॉर्मल है, वो किसी तरह की कोई लो सेल्फ एस्टीम या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं है, तो वो बर्दाश्त करेगा। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी बर्दाश्त करेगा और अगर नेशनल पे भी और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी वो चीजों को बर्दाश्त करेगा। उसमें अडॉप्टेबिलिटी होगी, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी होगी। जी, अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि इख्तलाफात हमारे यहाँ हो जाते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है, मेरे सोचने का तरीका या चीजों को ऑब्जर्व करने का तरीकाकार और हो सकता है। हम यहाँ पे जब किसी से डिसएग्री कर रहे होते हैं ना, जैसे मुझे आपकी बात से इख्तिलाफ है तो मैं पर्सनल होके अना का मसला बना के कभी भी आपकी बात पर एग्री नहीं करूंगी, चाहे आप जितने भी स्ट्रॉन्ग आपके पास दलाइल होंगे, कुछ भी होंगे, जिसकी वजह से फिर हमारे यहाँ दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं। हम सियासी गुफ्तगू जब कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब, तभी हमारे साथ यही मसला होता है, हम अपने दोस्त अच्छे खो देते हैं। कोई भी नॉट लाइक द पॉलिटिकल। हाँ, तो किस तरह से हम अपने उस वक्त तो हम अपने दुश्मन भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक वो अना का मसला आ जाता है। हम हर वक्त सोचना शुरू हो जाते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे साथ एग्री नहीं करता किसी बात पे। तो उस वक्त अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके साथ आपकी बात से कोई डिसएग्री कर रहा हो? जी, इसमें आजकल वाकई जो बात आप कह रही हैं ये बहुत आम है, हर जगह पे हमें ये देखने के
मिलती है कि हाँ ये जी। जो इस तरह के मसले हो रहे हैं। अच्छा, इसको ना हम ना दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जी। सबसे पहले तो हम ना अपने जो एक्सप्रेशन है हम उस पे काम कर सकते हैं। अच्छा। और हमें हर शख्स को अपने एक्सप्रेशन पे काम करना चाहिए कि ठीक है। अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी है, किसी को भी किसी की अगर कोई बात बुरी लगी है, या इससे भी अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप नीचे चले जाएं कि बात बुरी नहीं लगी, जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही है, हाँ जी। तो उसमें हमें फौरी ब्लंट होके नेक्स्ट बंदे पे अटैक नहीं कर देना चाहिए, उसकी जी। ओपिनियन पे अटैक नहीं करना चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। होता यह है कि हम जब किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके बाद हम उसको बिल्कुल ब्लंट होके जवाब दे देते हैं, बिल्कुल ऐसा। जो कि मैनर्स के हवाले से भी अच्छा नहीं है। और अच्छा, फिर इससे जो रिलेशनशिप जो खराब होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम किसी को पत्थर मारते ही हैं तभी चोट लगती है। ये जो बातों की चोट है, और खास तौर पे जब कोई डिबेट हो रही होती है, तो बात का जो बातें हैं ये पत्थर की निस्बत बहुत ज्यादा जोर से लगती हैं। यकीनन तो आपके जहन पे बहुत असर exactly. छोड़ती है, आपकी फिजिक पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर छोड़ रही होती और है, परमानेंटली असर छोड़ देती हैं। हाँ, तो सबसे true. पहले तो ना जी, इसको हमें जरा अपने एक्सप्रेशन को जो है इम्प्रूव करना चाहिए, और इंसानों को सीखना चाहिए कि हम सारे जो हैं नॉलेज हर तरह का सीखते हैं, लेकिन इंसानों से डील करने का नॉलेज भी आपको आना चाहिए। एक तो इसका हल हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें हम ये कर सकते हैं कि देखना ये चाहिए कि हम करते क्यों ऐसा, आखिर हाँ। क्या ऐसी चीजें क्या हमारे reasons हैं? जहन में चल रही होती हैं कि लोग एक दूसरे की बात नहीं बर्दाश्त करते और छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इसमें जो होता ये है, इट्स ऑल इन योर माइंड। ये सारा हमारे माइंड में, हमारे जहन में है। अगर एक शख्स अपने माइंड में उसको कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई उसको वैसे ही कोई क्रॉनिक एंगर है, इसके अलावा उसको लाइफ ही आजकल आपको पता है ऐसी है कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, कंपटीशन का दौर है, हमने वैसे ही बर्दाश्त कम हो गया है, तो अगर हमारे जहन में कोई स्ट्रेस वगैरह ऑलरेडी चल रही होती है, लाइफ स्ट्रेस या किसी भी तरह की, तो उससे होता यह है कि फिर हम जरा बर्दाश्त कम हो जाती है हमारी। तो अगर हमने बर्दाश्त करना है और लोगों से रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, तो जरा अपनी स्ट्रेस पे भी काम करना चाहिए, और हर शख्स को काम करना चाहिए। ये आपकी सोशल हेल्थ जो कि रिलेशनशिप। लेकिन अली साहब कैसे कर सकते हैं ना, मतलब कि मैं तो मानूंगी नहीं ना कि मैं जो इख्तिलाफ कर रही हूँ या अगले की बात से डिसएग्री कर रही हूँ, तो आई एम अ रॉन्ग पर्सन, मुझे खुद पे काम करने की जरूरत, पहले तो हमें मानना पड़ेगा ना कि मैं गलत हूं, मुझे इस पे काम करने की जरूरत है। तो किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, इसमें बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले तो मानने की बात है ना, और हाँ। ज्यादातर लोग तो मानते ही नहीं है, एग्री नहीं करते। अच्छा, उसमें ना कुछ रेड साइंस हैं। अच्छा, जब आप देखेंगे ये जी अब रेड साइंस अभी आ गए हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये भी मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आपके झगड़े हो रहे हैं लोगों के साथ, तो फिर जाहिर बात है कि नो डाउट कि गलती दूसरे लोगों की भी है, लेकिन सारी दुनिया आमतौर पे गलत नहीं होती। हाँ। ज्यादातर अगर आपके बहुत सारे लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं, तो बहुत कभी इम्कानात है कि कहीं आप भी गलत हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका मूड खराब है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आप चिड़चिड़े से रह रहे हैं, उदास से रह रहे हैं, और आप अपनी लाइफ को फुल्ली तौर पे इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो ये रेड साइंस हैं जब हमें पता चल जाता है कि अच्छा ना, अब कोई मसला है, अब मुझे अपने आप पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है और अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। अब जो आप बात कर रही थी कि अपने आप को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो जब भी किसी शख्स को ये पता चल जाए कि मेरे साथ कोई मसला है, मसले से मुराद ये नहीं कोई पैथोलॉजिकल मसला है, कोई हल्का फुल्का इंसान है, सबको छोटे मोटे मसले होते हैं, तो सबसे पहले जब किसी को पता चल जाए कि मेरे साथ मसला है, और उसी वक्त में आप देखें कि हम अपने आप को अनकॉन्शियसली इंप्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करें, और उसके बाद फिर उस पर थोड़ा थोड़ा काम करें। जो आप अगर देखें कि आपको लगता है कि आपकी एंगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आपकी जरा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो गई है, या आपकी सोशल स्किल्स कोई थोड़ा सा आपको हर्डल क्रिएट कर रही हैं, तो हर एक स्किल पे हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो कुछ जर्नल अगर मैं आपको बताऊं कि इंसान अपने ऊपर कैसे काम कर सकता है, तो सबसे पहले देखें, हर इंसान ये समझ ले कि कुछ ये बड़ी पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताने जा रहा हूं, टिप्स, कि हर इंसान ये समझ ले कि हर वक्त वो सही नहीं हो सकता, बहुत सारे मामलात में आपकी भी गलती होनी ही है। ये जो सोचता है कि मैं हमेशा ठीक हूं, वो फिर मसले सुधरते नहीं है। दूसरी बात, हमें इर्द गिर्द लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए।
क्योंकि फिर जब हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं। ये नहीं, हमें ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि हर बंदे हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेगा। और तीसरी बात जो है, हर शख्स को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश ना करें, उनके डिफरेंसेस, इख्तलाफात के साथ रहें। दुनिया में कोई भी शख्स, दो शख्स एक जैसे नहीं हो सकते। ये जो हमने अपने जो क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं ना बाज़ औक़ात, खास तौर पे रिश्तों में, कि अगर ये होगा तो फिर मैं ये करूंगा, अगर आप इन चीजों पे पूरा उतरोगे, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, अगर कोई ऐसा होगा तो फिर मैं सेटिस्फाई हूं। तो ये क्राइटेरिया ना इतना सेट करें, लोगों को लोगों की तरह लें, ह्यूमन को ह्यूमन की तरह डील करें। आप में भी कुछ खामियां हो सकती हैं, इसी तरह से हर शख्स में खामियां होती हैं, तो खामियों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। यही इंसानियत है, यही जिंदगी है। इंसान होने का मतलब ही इम्परफेक्शन है। तो आप भी इम्परफेक्ट हैं, दूसरे लोग भी इम्परफेक्ट हैं। आप कभी भी अपने जो परफेक्शनिस्ट की ग्लासेस लगाई हुई हैं, इनसे लोगों को ना देखें और इस तरह से लोगों के साथ डील ना करें। और मसला ही हमारा ये है कि हम अपनी जो इम्परफेक्शंस हैं उनको नहीं देख रहे होते। जिस दिन हमने अपनी इम्परफेक्शंस को देखना शुरू कर दिया और हमने कहा कि हाँ हमारी गलती है, हमें यहाँ पे सही करने की जरूरत है, तो फिर डेफिनेटली मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। और एक्सेप्टेंस का एलिमेंट जो बेसिकली हमारे में कम है, अगर वो एक्सेप्टेंस का एलिमेंट आ जाए तो डेफिनेटली जो हम इंटॉलरेंस की बात करें कि वो खत्म होने, डेफिनेटली हम उसकी तरफ भी बढ़े होंगे, खत्म होने के चांसेस डेफिनेटली हो रहे होंगे। तो जनाब यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। टॉलरेंस पे बात हो रही है, बर्दाश्त पे बात हो रही है, जिसमें 2-3 एलिमेंट्स से पहले डिस्कस किए गए, जैसे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हवाले से बात की गई कि टॉलरेंस में, अब अगर हम जब टॉलरेंस की बात कर रहे होते हैं उसमें पूरी दुनिया एक, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की गई कि वो भी एक रीजन है, फिर उसके अलावा उस पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, फिर इसके अलावा हमने स्ट्रेस की बात की, फिर हमने इम्परफेक्शंस की भी बात की कि इम्परफेक्शंस को हम अपने एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब हमें इम्परफेक्शंस की बात आती है वहां पे 2 चीजें और आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये 2 चीजें भी जो हैं वो आपको इंटॉलरेंस की तरफ लेके जा रही होती हैं। अगर तो हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ना, तो हमने तो अगले बंदे को कुछ समझना ही नहीं कि अच्छा ठीक है इस बंदे को भी इस चीज की नौहा है, या ये भी बंदा अच्छा खासा मतलब इससे भी इंफॉर्मेशन रखता है, हम समझ होता है कि नहीं जो हमें वो बंदा कोई और दूसरा है ही नहीं। या फिर अगर हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएं तो हम इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम उसमें भी इतना ज्यादा हो जाता है कि अगले बंदे को फिर हम उसकी लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं। हद खुद को हम सही नहीं करेंगे, लेकिन हम अल्टरनेटिव तरीकाकार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये आजकल हमने इस कदर देखा है, या तो आप अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे होते हो, दूसरों को कुछ समझना बंद कर देते हैं, या फिर आप इस कदर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि आपके अंदर जो आपका टैलेंट होता है वो जाया हो जाता है। बिल्कुल लोग आगे नहीं आ पाते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे। सर थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से बताइएगा, फिर इसके हम हल की तरफ भी जाएंगे। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, असल में ये एक ही चीज है, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही है। हाँ, ये हम ये समझते हैं कि ये जो बंदा अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, ये बड़ा एरोगेंट है, असल में ये भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की ही एक ऑफशूट है। जी बिल्कुल। अब ये एक्सट्रीम रिएक्शन है। अगर कोई शख्स समझता है या उसको किसी भी वजह से उसके पास जो भी उसने अपने माइंड में लॉजिक्स दिए हुए हैं कि वो किसी भी हवाले से दूसरों से कम है, या उसकी लाइफ में कुछ इतनी फेलियर्स आ गई, या उस तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, या उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हर्ट हो गई कि वो अब अपने आपका उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक नहीं है, वो अपने आप को अच्छा नहीं समझता। अब जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में ठीक नहीं होगा तो उसके 2 रिएक्शंस होंगे, या तो हम बिल्कुल ही अपने आप को इंफीरियर समझना शुरू कर देंगे, और या तो उसका दूसरा एक्सट्रीम रिएक्शन है कि हम अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसा। अब जो असल में ये एक ही चीज है, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स असल में कोई चीज है ही नहीं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। अच्छा, अब उसमें बात यह कि जब हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं तो हम एक तरह के रिएक्शन करते हैं, अपने बारे में बुरा सोचते हैं, हमका काम करने को दिल नहीं हमारा करता, हम कोई कंपटीशन नहीं कर पाते, हम कहते हैं हम तो हार ही रहे हैं। हाँ, उसके
के एक इस तरह के एक्सट्रीम और रिएक्शन मेरी थोड़ी जॉब हो जाएगी, मेरा क्या लेना देना है इन Exactly. चीजों से। जी, और हाँ। इस तरह की जो रिएक्शन है हमारी लाइफ के, जो अगर हम इस एक्सट्रीम पे होते हैं तो वो हम काम नहीं कर पाते, हम इनिशिएट नहीं कर पाते, हम कहते हैं कि हमने तो हारना ही है। अगर कोई शख्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, उसके अपने नुकसान आते हैं। अगर आप इसी की दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाएं, जो शख्स अपनी इंफीरियरिटी को छुपाने के लिए उसके ऊपर सुपीरियरिटी का और ईगो का और प्राइड का खोल चढ़ा देता है, जिसको हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सो कॉल्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसके फिर एक्सट्रीम रिएक्शन के अपने नुकसान होते हैं। रिलेशनशिप खराब होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, आप जरा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और आपको ओवर कॉन्फिडेंट शायद अंडर कॉन्फिडेंस से बुरी चीज है। अगर आप बिल्कुल देखें ऐसी है। कि ये जो लाइफ में जितना हमें ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान होता है, और जितना इवन कि पूरी बनी नो इंसानियत को ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान पहुंचा है, अंडर कॉन्फिडेंट ने तो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ने तो इतना कुछ बिगाड़ा ही नहीं हमारा, जितना हमारा जो इसने ओवर कॉन्फिडेंट ने बिगाड़ा है। तो बात यह है कि फिर उस रिएक्शन में अपने मसले हैं कि जैसे मैंने बताया कि आपकी परफॉर्मेंस भी हर्ट होती है, रिलेशनशिप आपके खराब हो सकते हैं, उसके अलावा आपके मिस एडवेंचर हम बहुत सारे कर बैठते हैं अगर हम ईगो में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में और ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है, एक ही जो है उसका एंगल है, इट्स हेड और टेल, तो ये एक ही चीज है। बेसिकली दिस इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक हो गया। तो फिर थोड़ा सा इसके भी हल के हवाले से बात कर लेते हैं कि इन चीजों से इंसान किस तरह से बाहर निकल सकता है। देखिए, अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हमें बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपने आप को कुछ हमें सजेशन देने पड़ेंगे, पॉजिटिव सजेशन, कि जो जरूरी नहीं है कि जो शख्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है वो वाकयातन इंफीरियर ही हो। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये हमारे माइंड में होता है कि जी हर शख्स ने जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का में शिकार है या उसका मरीज है, उसने अपने आप को कुछ लॉजिक्स दिए होते हैं कि जी ये मेरे रीजन है जिसकी वजह से मैं इंफीरियर हूं। अब ज्यादातर देखने में ये आया है कि जितने भी किसी शख्स ने अपने आप को कोई लॉजिक दिए हुए हैं फॉर बीइंग इंफीरियर, वो ज्यादातर रियलिस्टिक नहीं होते। कि लाइफ में एक दो किसी को प्रॉब्लम्स आ गई, 2-3 दफा फेल हो गया तो उसने अभी हिम्मत ही छोड़ दी और अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर लिया। इसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप अपनी जो लाइफ की महरूमियां, तलखी हैं, उनको अपने माइंड में एग्जैजरेट ना करें। दुनिया में हर शख्स को कोई शख्स भी परफेक्ट नहीं है, हर एक में फेलियर भी हुई है कहीं ना कहीं, और हम आए रोज बाद फेल भी होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में हर शख्स जो है उसको सारी चीजें दुनिया में मिल गई हैं और किसी में कोई महरूमी नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि कौन है दुनिया में जिसको सब कुछ मिला, मुझको सब कुछ मिला, बस मिले एक तुम नहीं। तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो कि हमारी महरूमियां होती हैं। अब जो शख्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो अपनी महरूमियों को एग्जैजरेट ना करे, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर थोड़ा बहुत अगर एग्जैजरेट कर भी ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियतें दी हैं, आप उस पे जरा फोकस करें। और उसके बाद आप देखें कि फिर जब लोग ऐसी बातें करने लगते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव सजेशन देने लगते हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा जो एक उनको कह लें कि उनका एक शिकंजा होता है, ज़हनी शिकंजा, जिसमें वो फंस जाते हैं। वो वाकयातन अगर कोई बंदा किसी चीज में लैक है तो वो समझता है कि मैं तो वाकयातन इस चीज में, ये मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है या मेरे पास ये चीजें नहीं है, इस वजह से मैं अपने आप को इंफीरियर समझ रहा हूं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि कोई भी दुनिया का कोई शख्स जिसके पास कुछ भी बज़ाहिर नहीं हो, हमने ऐसे ऐसे दुनिया में भी शख्स देखे हैं कि जिनके हाथ भी नहीं थे, टांगे भी नहीं थे, बाजू भी नहीं थे, और उन्होंने, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन भी नहीं सकते थे, देख भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इस चीज को अपने दिमाग पे हावी नहीं किया, और सिर्फ उनके पास एक चीज थी, एक सांस थी, एक पॉजिटिव थिंकिंग थी और एक दिमाग था। बाकी उसके बाद ना तो उनके पास कोई इतनी एजुकेशन थी, ना हाथ थे, ना पांव थे, लेकिन फिर भी आप देखें कि अगर किसी के पास इतनी सी चीजें भी हैं, ये सिर्फ एक सांस, एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक नॉर्मल सा दिमाग, तो ये भी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि आप सिर्फ इन चीजों के साथ भी आप दुनिया बदल सकते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया का हिस्ट्री का कोर्स चेंज किया। वो सिर्फ उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। तो इसलिए अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टीफन हॉकिंग से ज्यादा किसको बीमारियां थी, हेलन केलर के जितने किसको मसले थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी जो महरूमियां हैं इनको नहीं अपने सर पे सवार किया। इसी तरह से आम इंसान तो इनसे बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला ने तो दुनिया के ज्यादातर लोगों को बहुत चीजों से नवाजा हुआ है। तो अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट को फोकस करें, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट पे इतना एग्जैजरेट ना करें। आप किसी भी हालत में हैं, कितने भी बुरे अगर आप हालात समझते हैं तो आप ये बात याद रखें कि इस दुनिया का कोई शख्स भी बेचारा नहीं होता। हर शख्स के पास कोई ना कोई चारा जरूर होता है। हाँ, क्या बात है। तो इसलिए कोई भी शख्स अपने आप को आप बेचारा ना समझें। ये जो अपने आप को लॉजिक दिया है कि मेरे पास ये नहीं है, इससे जरा निकलें और फिर आप देखेंगे शुक्रगुजारी की तरफ आ जाएं। एग्जैक्टली। और आप उसके बाद देखेंगे कि आपका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जब आप देखेंगे कि आपको क्या क्या मिला है। हर शख्स अगर आज ही लिस्ट बनाना शुरू कर दे ना कि उसको लाइफ में क्या क्या मिला है, तो शायद हम नेक्स्ट प्रोग्राम इस पे कर रहे होंगे कि अभी लोगों के सेल्फ कॉन्सेप्ट को नीचे कैसे किया जाए। बहुत शुक्रिया अली अजमल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिन्होंने बात की ना कि कोई बेचारा नहीं होता, हर शख्स के पास कोई ना कोई चारा होता है। और अल्लाह ताला ने किसी को भी ऐसे पैदा नहीं किया, हर किसी में कोई ना खूबी है, कोई ना कोई टैलेंट। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स सो मच फॉर कमिंग टुडे। और आज हमने बात की बर्दाश्त पे, पहले से पहले हम गुस्से पे भी बात कर चुके, अदम बर्दाश्त पे बात कर चुके, आज हमने बर्दाश्त पे डिटेल से बात की। और जैसे वो चारे की और बेचारे की बात हो रही थी, तो जब भी कोई मसला आता है अपने साथ का हल लेकर आता है, हल उसका साथ आता है। तो आपको जब लग रहा होता है कि नहीं मैं इस दलदल से बाहर नहीं हो सकता, कोई भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, कोई हल नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इस पॉइंट पे आपको मायूस नहीं होना। जब हम अदम बर्दाश्त की बात कर रहे थे, हम देखते हैं कि बहुत से न्यूज़ आई रोज आ रही होती है कि घर में छोटी सी नाचाकी हुई, घरेलू नाचाकी पे बीवी को कत्ल कर दिया गया, सास को कत्ल कर दिया गया, भाई ने मार दिया, जमीन के तनाजे पे ये हो गया। ये क्या होता है? क्या आपने बर्दाश्त नहीं होती? जो कर देते हैं एग्जैक्टली, ये क्या, ये बर्दाश्त नहीं है ना आपके अंदर किसी को एक्सेप्ट करने की। उसके अलावा बहुत से लोग अपना करियर स्पॉइल कर देते हैं सिर्फ इस वजह से, अपनी अना का मसला बना के बर्दाश्त नहीं कर रहे होते चीजों को, अपने कोलीग्स को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को नहीं कर रहे होते कि भाई मैं तो ये चीज कभी किसी की बर्दाश्त ही नहीं की, मैं तो कभी किसी की कोई बात बर्दाश्त ही नहीं करता, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। ये तमाम चीजें जो है ये बेसिकली आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह। तो आपने अपने आप को महफूज बनाना है। बिल्कुल ऐसे, आपने अपने आप को महफूज बनाना है और अपने आप से, अपने आप के साथ दूसरों को भी बनाना है। आपसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और करियर के हवाले से जैसे हमने मेंशन ही कर दिया कि चक्रों में अपना करियर जो है बहुत से लोग खराब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेटली आपको करियर के हवाले से भी टिप्स दे रहे होंगे कि आप करियर को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। एक टिप तो हमने दे दी, आपने अदम बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करना। बिल्कुल बर्दाश्त का जो दामन है उसको आपने हमेशा थाम के रखना है। और उसके साथ बाकी टिप्स क्या हो सकती हैं? ऑनलाइन आप किस तरह से काम कर सकते हैं, करियर ऑनलाइन आप किस तरह से बना सकते हैं, अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कौन सा शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कोविड में यही चीज हमने देखी है, हम जितने भी फिजिकल आउटलेट्स हैं, जितने भी फिजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, जहां भी काम हो रहा था, सारे आप शिफ्टेड टू द ऑनलाइन। सारे जितना भी वर्क है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम घर से सारा काम शुरू हो गया, होम बेस्ड हो गया सारे के सारा काम। तो बहुत सारे लोगों ने घर बैठे बिजनेस भी स्टार्ट किया। तो आप भी किस तरह से कर सकते हैं उस वाले से आज करेंगे। और कौन से टिप्स होंगे और कौन कौन सा कारोबार ज्यादा अच्छा चल सकता है, किस तरह से आप अपनी टीम को लेकर चल सकते हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे कैसे लेके आ सकते हैं, क्या चीजें बहुत जरूरी होती है, आपके जो कस्टमर है उनके साथ आपका रिलेशनशिप, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग इज द मेन पॉइंट, स्ट्रांग होना चाहिए। इस हवाले से बात करते हैं, तो उस हवाले से बात करें। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान यंग एंटरप्रेन्योर मोहम्मद अदील अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग अदील, बहुत अच्छा लग रहा है अपने शो में आपको देख के। वैसे तो सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं आपको हमेशा हम लोग हमेशा आप एक्टिव नजर आते हैं। अदील, जैसे मैं और राफिया ने बात की ऑनलाइन बिजनेस की, तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, आपने माशाल्लाह से अपना कारोबार स्टार्ट किया, शुरू से किस तरह से आप लेके आए, कैसे आइडिया आया, किस तरह से अपने काम को लेके आगे आए? आइडियाज के हवाले से भी बात करेंगे, कौन कौन से आइडियाज हैं,
ताकि हम वो लोगों से भी शेयर कर रहे हो कि वो आइडियाज हम आगे कैसे किस लेके आ तरह सकते से हैं। लेके चलेंगे, और वही उन्हीं को डेफिनेटली हम इम्प्लीमेंट भी आपको बता रहे होंगे किस तरह से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। आइडियाज के वाले से बात करेंगे, साथ साथ फ्रीडम जब मार्केटिंग की जिस तरह से बात करें तो मार्केटिंग पे भी आके बहुत से लोग फंस जाते हैं, मतलब ऑनलाइन किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे होते हैं, या मसला पता है किस चीज पे भी आता है अक्सर कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज स्टार्ट कर दी, फिर आपके पास जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो वहाँ पे जब मार्केटिंग की बात आती है ना, तो वहाँ पे आप कभी सोच रहे होते हैं अच्छा हम उसी के थ्रू कर लेते हैं या फिर हम किसी कंपनी को हायर कर लेते हैं वो मार्केटिंग कर देगी, तो अक्सर लोग उस चीज से भी परेशान होते हैं कि अच्छा अगर हम उस कंपनी को हायर कर भी रहे हैं तो क्या कंपनी वो हेल्पफुल भी होगी, क्या सिर्फ मेरे से पैसे नहीं भी टोल ले जाएंगे। आई एग्री राफिया, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन काम करने के लिए यकीनन अदील इस हवाले से डिटेल में मैं बता रही हूँ, आपका जो आपके कस्टमर है ना उनके साथ रिलेशनशिप ऑनलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मींस आप एक शख्स को देख ही नहीं रहे ना जिनसे आप चीज ऑर्डर कर रहे हैं, और एक बाय करने वाला शख्स है आप उसको भी नहीं देख रहे, तो आपका रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो सकता है, ये हम टिप्स भी पूछेंगे ना, जो है वो कैसे आप किस तरह से। अच्छा, ये तो हर बिजनेस में ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑनलाइन बिजनेस, किसी भी बिजनेस की बात करें, हम क्यों एक प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, डेफिनेटली वो हमें रिलायबल लग रही होती है, हम इसलिए तो प्रोडक्ट ये जो भी चीज है उसको हम खरीद रहे होते हैं, एक ट्रस्ट लेवल हमारा उस स्पेसिफिक कंपनी के साथ बिल्टअप हुआ होता है तभी हम उसको खरीद रहे होते हैं, तो वो ट्रस्ट लेवल किस तरह से बिल्डअप करते हैं उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, उस हवाले से बात करने के लिए ऑफ कोर्स अदील हमारे साथ मौजूद हैं। अदील से पूछेंगे अदील ने किस तरह से अपने कारोबार का आगाज किया और किस तरह से इस कारोबार को लेके चले और माशाल्लाह से अब कितना अच्छा काम करें। जी अदील। बिल्कुल अदील, टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। जी अदील। ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे पहले तो हर किसी को ये देखना चाहिए कि वो क्या चीज़ इजीली प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मैंने शुरू किया था, मेरा इंटरेस्ट था ग्राफिक्स के अंदर, तो मैंने शुरू किया था प्रमोशनल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कारोबार। उसमें हम लोगों को हर चीज़ कस्टमाइज करके देते हैं, वो प्रिंटिंग से रिलेटेड है। उसमें हम मग बना के देते हैं, कीरिंग चीज़ें इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी रेंज है। अच्छा, जबरदस्त। जो लोग चाहते हैं कि वो ऑनलाइन बिजनेस करें, सबसे पहले तो वो ये देखें कि उनका इंटरेस्ट किसके अंदर है, वो ग्रिप क्या कर सकते हैं। और सबसे इजी वे जो सा ऑनलाइन बिजनेस का है वो 2-3 कारोबार हैं जो बहुत अच्छे चल सकते हैं, जिसमें कपड़े का कारोबार है, जिसके अंदर कॉस्मेटिक्स का कारोबार है, वो हर किसी की नीड है। तो हम लोग अगर चाहें कोई नया कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, ये उसके लिए बड़ा कंफर्टेबल है कि वो इसे कपड़े से स्टार्ट करे। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आपको एक चीज़ चाहिए कि कस्टमर को पता नहीं होता कि वो जो चीज़ खरीद रहा है वो क्या चीज़ है, तो आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। कोई भी आप कारोबार करें, आप जब एक शुरू के अंदर आपको बहुत तंगी आएगी, आप अपनी चीज़ें सेल आउट करेंगे तो आपको आपकी सेल कम होगी, वो जब कस्टमर खरीद लेंगे उसका ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा जी। ऐसे ही हमारे साथ हुआ है कि शुरू के अंदर हमने स्टॉलिंग की है, डिफरेंट जगह पे गए हैं, लोगों को मिले हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, वो प्रोडक्ट्स देखने के बाद लोग सेटिस्फाई हुए हैं तो उन्होंने आगे रेकमेंड करना शुरू किया है। इस तरह चेन से चेन चलती गई है और आज हम एक अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। जी। अच्छा अदील, जैसे आपने कहा कि स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी जब आपने बिल्कुल आगाज किया, स्टार्ट में आए, और कोविड में सूरत हाल कैसी रही आप लोगों की? हमने कारोबार शुरू किया था 2018 में, कोविड आया है 20 में। मैं समझता हूँ कि कोविड ने हमारे ऑनलाइन बिजनेस को बूस्ट किया है। अच्छा, बूस्ट किया। वो बूस्ट इस तरह किया है कि हम लोगों को कन्विंस करते थे कि आप ऑनलाइन चीजें खरीदें, और लोगों के पास पावर नहीं थी या लोगों के पास वो अपना इंफॉर्मेशन नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम ऑनलाइन किस तरह चीजों को खरीदें। लेकिन वो जब कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया, उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी ऑनलाइन खरीदने के अलावा, तो उन्होंने फूड भी ऑनलाइन खरीदी। इवन के कई ऐसे लोग हैं कि उन्होंने रोटियां भी अपने तंदूर से ऑनलाइन मंगाई हैं। अच्छा। तो वो बिल्कुल जब लोगों को पता चला कि अब ऑनलाइन चीजें कोविड ने फैसिलिटेट किया है, मैं समझता हूँ इस मामले के अंदर कि आप ऑनलाइन बिजनेस को बूस्ट कैसे करते हैं, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। उस अवेयरनेस की वजह से मेरा कारोबार भी और बाकी कई लोग, बल्कि मैंने कई ऐसी फीमेल्स हैं जो घर में बैठी हैं और कोविड के दौरान उन्होंने काम शुरू किया जो पहले काम नहीं करती थी,
तो वो उनको कोविड की वजह से लोगों ने फैसिलिटेट भी किया, मौका दिया। देखें, आपने जब भी ऑनलाइन काम करना है आपको एक दफा तो किसी को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप किसी को ट्राई करते हैं उसकी प्रोडक्ट जो सी है वो डिसाइड करती है कि दोबारा आपने उस पेज पे जाना है या आपने लोगों को रेकमेंड करना है या नहीं रेकमेंड करना। तो यही सूरत मेरे साथ है कि मैंने शुरू में जब काम शुरू किया था 2018 के अंदर ऑनलाइन, तो हम लोगों को जाके इन पर्सन बताते थे कि यार आप ऑनलाइन इस तरह चीज खरीदें, ये प्रोडक्ट है और ये इस तरह आपको मिलेगी। तो वो हमने लोगों को दिया, उन्होंने एक दफा एक बंदे ने खरीद लिया, उसने फिर आगे अपने दोस्त को बताया कि यार आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई गिफ्ट लेना है आपने, आप ऑनलाइन यहाँ पे ऑर्डर करें और आपके घर पे आपको गिफ्ट कस्टमाइज करके मिल जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी है। वो ऐसी चेन है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह करते करते एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि आपने दुकान डाली है तो लोग कस्टमर आ रहे हैं, देख रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी मेहनत आपको ऑनलाइन में ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, ऑनलाइन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, चूंकि अभी आपने अपनी सारे एक जर्नी के हवाले से डिस्कस किया, अब जनरली आ जाते हैं कि जैसे अगर किसी ने ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना है, बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो गया, तो उसमें किस चीज से शुरुआत की जा सकती है? ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म से, जैसे थोड़ा सा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप है, तो किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जा सकता है? फिर उसके स्टेप्स क्या होते हैं और आखिरी स्टेप क्या होता है? शुरू से लेकर थोड़ा सा ये स्टेप वाइज बता दीजिएगा। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। उससे रिलेटेड आपको अपने पेज का नेम रखना है, नेम भी यूनिक होना चाहिए जो डिफरेंट लोगों से ना मिलता हो। उससे आप जब फेसबुक पे ऐड पेज बनाएंगे अपना, तो लोग जो से हैं वो आपके पेज पे आने की बजाय किसी और के पेज पे जाना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो नेम भी यूनिक होना चाहिए। आप फेसबुक पे पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे बनाएं, आप उसे गूगल बिजनेस पे जा सकते हैं, जब सर्च करें तो आप ही का नाम है। बिल्कुल, आपने मतलब एक नाम रख लिया, कोशिश करें जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आपका नाम आप रजिस्टर्ड कर लें, एक एक अकाउंट बना लें और वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर लें। उससे ये होगा कि जो भी बंदा जिस भी ऐप के ऊपर आपको सर्च करेगा वो फौरन आप तक पहुंचेगा, किसी और बंदे के पास नहीं जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने हमारा जो पेज है प्रिंटिंग पीके, उसको हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके अलावा बड़ी हैरत होगी लोगों को जान के कि हमने टिकटॉक, लाइकी और ऐसी ऐप्स के ऊपर भी अपना एक एक पेज वो अकाउंट बनाया हुआ है कि लोग हमें जिस भी ऐप पे सर्च करें तो वो हमारे पास इजीली एक्सेस हो उनकी। अच्छा, मुझे अदिल थोड़ा बताइएगा कि आजकल कस्टमाइज चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया ना। आप अपनी पसंद से चीज़ें बनवा सकते हैं। आपने मग है, पिलोज है, पेन है, हर चीज़ पे आप अपने मुताबिक या अपने प्यारों को अगर आपने कुछ गिफ्ट करना है तो वो आप बनवा सकते हैं। इसी तरह की बहुत सी और भी पेजेस हैं जिसमें फेक काम हो रहा है और आप ऑर्डर कुछ करते हैं, आता कुछ और है। किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है? देखें, एक तो मार्केट के अंदर बस अवेयरनेस है ऑनलाइन शॉपिंग करने की, पहले नहीं थी इतनी, लेकिन अब ये है कि लोग जो से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो पेज की रिव्यूज देख लेते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस देख लेते हैं, उसके ऊपर लोगों के व्यूज देख लेते हैं, वो ये भी देख लेते हैं कि मेरे कितने म्यूचुअल फ्रेंड ने ये पेज लाइक किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। फिर वो उन लोगों से भी कंफर्म कर लेते हैं यार आपने यहाँ से शॉपिंग की है या नहीं की हुई। एक तो रिकमेंडेशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर करती हैं बंदे को कि ये पेज से उन्हें शॉपिंग करनी है या नहीं करनी। दूसरा, पेज कितना पुराना है, वो कितनी देर से मार्केट में काम कर रहा है, ये भी स्टेबल करता है कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तीसरा ये है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा एक दफ़ा। अगर आप पहली दफ़ा शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि आप एक दफ़ा परचेज कर लेंगे फिर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपने दोबारा इस पेज से शॉपिंग करनी है या नहीं करनी। अच्छा, इसका मतलब है अदील, कोविड एक चीज बहुत अच्छी करके गया, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर करके गया, हमारे ऑनलाइन बिजनेस को काफी ज्यादा बूस्ट देके गया। हमारे यहाँ पहले इतना ऑनलाइन बिजनेस हो रहा था, मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत कम था, तो एक चीज तो अच्छी हो गई। अब मुझे ये बताइए कि आपको एक जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऑनलाइन काम करते हुए? देखिए, ऑनलाइन काम करते हुए ना बड़ा अच्छा सवाल है, पहली दफा किसी ने पूछा है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई हमसे भी पूछे जिस तरह हमें क्या मसले हैं? हाँ, कि हम क्या लोगों के साथ फेस करते हैं। हम हमेशा ये बताते हैं कि कस्टमर को क्या मसला होगा। हाँ जी। अब हमारे साथ ये इशू है कि जिस तरह मेरा कस्टमाइज बिजनेस है, एक बंदा है उसने मग बिल्फर्स बनवा लिया है या कुशन बनवा लिया है मेरे से, मैंने उसे डिलीवर कर दिया, अब उसने लिया नहीं, अब वो मेरे पास रिटर्न आ गया, उसकी तस्वीरें हैं या उसकी फैमिली की तस्वीरें हैं, उस क्वेश्चन को मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो मेरे लिए वेस्ट है। तो ये कोई कपड़े का कारोबार तो है नहीं कि आपको ये आर्टिकल पसंद नहीं आया, आपने रिटर्न कर दिया, वो पड़ा कोई और कस्टमर खरीद लेगा। तो इस तरह के इश्यूज कस्टमाइज बिजनेस के अंदर आ जाते हैं।
और दूसरा ये कि वो आपके लिए लॉस भी होता है। हाँ बिल्कुल काफी हमारे loss लिए है। लॉस है, मतलब हम प्रोडक्ट का लॉस है और कोरियर चार्जेस के भी हमें वो चार्जेस कॉस्ट कर जाते हैं, वो भी हमारे लिए लॉस होता है। तो उसके अंदर ये है कि कई ऐसे मामला हमारे साथ हुए हैं कि कई दफा हमें लोगों ने कहा जी आप हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं करना चाहते, मैंने अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, आप उनको कोरियर भेज दें तो मैं आपको पेमेंट भेज देता हूँ। तो उसके अंदर 50% पेमेंट भेज दी उन्होंने, 50 बाद में भेजेंगे, बाद में मोबाइल ही बंद कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। तो मतलब अच्छा, हम ये- कह रहे होते हैं कि ऑनलाइन वाले हमारे साथ धोखा कर जाते हैं, यहाँ पे तो उनके साथ भी धोखा हो जाता है। तो दोनों का कई एक दफा मतलब मेरे 3 साल के अंदर मेरे पास तो 50+ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर हमने ये डिफरेंट लोगों पे एतबार किया है, या हमसे उन्होंने वो फोटो वाला मोबाइल कवर बनवाया है, मोबाइल कवर डिलीवर हो गया, वो उन्होंने वापस कर दिया है, उनसे पूछा जी आपने ये क्यों रिटर्न किया, जी हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया, हालांकि उनकी तस्वीर उन्होंने हमें भेजी है तो प्रिंट हुई है ना, भाई ऊपर से तो नहीं तो उतरी। इसका कुछ पॉलिसी होनी चाहिए ना, कोई हल होना चाहिए। जैसे अगर कैश ऑन डिलीवरी का है तो मुझे लगता है इसके साथ आपको कोई दूसरे तरीका कार नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर बैंक अकाउंट दे दिया या डैश पे ऑलरेडी आप ऑनलाइन पेमेंट करें अपनी, आप पेमेंट करेंगे तो फिर हम आपको दे रहे होंगे, कुछ इस तरह वाला तरीका कार नहीं किया जा सकता? कई दफा हो जाता है, लेकिन यूजुअली खवातीन जो सी ना वो हमें कन्विंस करती हैं कि आप हमें ये डिलीवर कर दें, मैं क्वालिटी देखना चाहती हूँ या मैं पहले खोलना चाहती हूँ। तो चूंकि जो नया कस्टमर होता है हम लोग उससे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि इसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, लेकिन उनका ट्रस्ट तो बिल्ड होता ही होता है, हमें नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के इश्यूज हैं। मैंने द्रास में भी, मेरा है स्टोर, मैंने द्रास पे भी फोन किया, मैंने कहा यार आप लोग हमारे स्टोर की रैंकिंग करते हैं कि हम लोग कितने टाइम में प्रोडक्ट बनाते हैं, कितने टाइम में डिलीवर करते हैं, कभी आपने हमें फोन करके पूछा कि यार आपने कस्टमर जो आपको डिस्टर्ब करते उसकी हैं रैंकिंग या रिटर्न करते हैं उनकी रैंकिंग हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, ट्रू, वैसे तो ऐसा भी बिल्कुल होना चाहिए। कस्टमर की रैंकिंग भी होनी चाहिए ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, कि हम उनको बताएं कि भाई आपने ये बंदा बार बार ऑर्डर करता है और चीजें वापस कर देता है, इसकी रूटीन है, हैबिट है ये, तो ये भी होना चाहिए। अच्छा अदिल, जैसे प्रिंटिंग की काफी ज्यादा हम बात करें कि मग्स में आप पिक्चर्स बनवा सकते हैं, आप नाम लिखवा सकते हैं, फैमिली की पिक्चर्स आ जाती हैं, इसके अलावा प्रिंटिंग में क्या क्या जिद्दत आई, क्या क्या चीजें बन रही हैं, किस तरह से कस्टमाइज चीजें करवा सकते हैं? देखें प्रिंटिंग अब जो सी है ना वो समझ लें अनलिमिटेड हो गई है। अब आप अगर कहें कि हमें ग्लास पे प्रिंटिंग चाहिए, हमें स्टोन पे प्रिंटिंग चाहिए, लकड़ी के ऊपर लेजर चाहिए, एंग्रेविंग चाहिए, कार्विंग चाहिए, ये सब चीज़ें प्रिंटिंग के अंदर आ गई हैं। CNC मशीन्स हैं, उन्होंने इसे इंक्रीज कर दिया है, इजी कर दिया है, सारे मामलात को डिजिटलाइज कर दिया है। तो पहले तो सिर्फ लिमिटेड था कि हम जब छोटे होते थे जो आइलैंड जाते थे, एक दुकान थी वहाँ पे मग और टी-शर्ट उसने बाहर भी लगाई होती थी, बिल्कुल ऐसा कि है। वो आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन अब तो मग के अंदर इतनी क्वालिटीज और प्रिंटिंग के इतने स्टाइल हैं कि सिर्फ मग की रेंज को हम डिस्कस करें तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। इसी तरह टी-शर्ट्स हैं, उसके अंदर काफी रेंज है। वेयरिंग के अंदर जो सा है हम टी-शर्ट्स हैं पॉलिस्टर की, कॉटन की, इसी तरह हुडीज हैं, स्वेट शर्ट हैं, ट्रैक सूट हैं, मतलब हर इसके अंदर जिस भी चीज को आप पकड़ेंगे उसकी इतनी ज्यादा आगे से वैरायटी है कि हम उसे डिस्कस करेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा। अच्छा मतलब माशाल्लाह से इतनी ज्यादा जिद्दत आ चुकी है कि अब सिर्फ आई एग्री, वो फोटोस में एक जो शॉप थी ना वहीं से जाके बड़ा वो उसको हम आइडलाइज कर रहे होते थे और बड़ा सोच रहे होते थे कि वहां से जाके वो शर्ट आपने कभी बाई की, हाँ वो जाके लेंगे। लेकिन अब इतनी ज्यादा चीजें आ गई। इसके अलावा लाइटिंग के हवाले से भी काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, हर चीज में लाइटिंग भी आ रही होती है और आप फ्रेम बनवा रहे हैं, लैंप्स बनवा रहे हैं, वो भी आप लोग कस्टमाइज कर रहे हैं? हम लोग तो देखें जो हमारे पास तो जो भी चीज़ है हम उसे कस्टमाइज करते हैं। हमारी स्पेशलिटी यही है कि हमने हर चीज़ को उसके साथ या बंदे का नाम या उसकी पिक्चर कुछ ना कुछ एफिलिएशन उस प्रोडक्ट के साथ आदमी की क्रिएट कर देनी जिसने वो प्रोडक्ट हमसे लेनी है। जी। लैंप्स के अंदर हमारे पास एक 3D इल्यूजन लैंप है जो रिमोट कंट्रोल से चलता है। हम उसके अंदर एक्रेलिक के ऊपर पिक्चर इंग्रेव करते हैं 3D से। अच्छा। वो अपनी लेजर पे इंग्रेव करते हैं, वो आप रैम्प के ऊपर आप जब लाइट चलाते हैं आपको आपकी पिक्चर नजर आती है। डिफरेंट लाइट्स हैं, आप उसके अंदर लाइट कम भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा डोम लैम्प है, उसके अलावा हमने काफी ज्यादा इसके अंदर लाइटिंग के अंदर ना रेंज को इंक्रीज कर दिया है। इवन के जो फोटो कुशन है उसके अंदर भी आप लाइट लगा सकते हैं। जी। तो जो चीज हमें मिलती है हमारी कोशिश होती है कि हम उसे नई से नई जिद्दत के साथ क्रिएट करें और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लोगों को दें। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जैसे आप थोड़ा सा बता रहे थे कि अपना क्या आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे अब कस्टमाइज्ड होता है तो चेंज नहीं हो सकता, आपको नुकसान होता है उसका। जैसे बाकी बिजनेस के वाले बात करें, जनरली बात करें तो तब क्या मसले मसाइल आते हैं? जैसे हमने कपड़ों को ही मेंशन कर दिया कि कपड़ों का होता तो वो तो चेंज हो जाता, आर्टिकल कोई और इस्तेमाल कर लेता। तो जनरली बाकी क्या मसले मसाइल आ रहे हो तो जो बाकी सारे बिजनेसमैन जो बाकी जितने ऑनलाइन इश्यूज होते हैं? देखें ऑनलाइन के अंदर इशू जो अभी हम एज अ बायर बात करें
तो जो कस्टमर है उसे ये इशू है, उसे हर वक्त यही होता है कि हमारी जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी मिले। अब एज अ सेलर हम बात करें तो हमें ये होता है कि हमसे ये बार बार जो प्रोडक्ट ले रहा है, मार्जिन थोड़ा है, कंपटीशन ज़्यादा है, ऑनलाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो बार बार बिलफर्ज एक औरत है उसने मंगा लिया, सूट मंगा लिया, रिटर्न कर रही है, तो जो कोरियर चार्जेस हैं वो हर किसी को बार बार पड़े हैं, वो किसी भी कारोबार में पड़ेंगे। ठीक है। बेशक उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट उसे बच गई है, लेकिन अगर इसी तरह हम जाते हैं क्या कहते हैं किचन एक्सेसरीज के अंदर, तो अगर किसी ने कोई चीज दी है तो वो रिटर्न करेगा तो वो हो सकता है वो वापसी के ऊपर टूट जाए। तो इस तरह की काफी डैमेजेस और चीजें ऑनलाइन बिजनेस के अंदर दोनों तरफ से रिस्क के ऊपर होती हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया अदील, बहुत शुक्रिया। और वेलकम। जनाब जैसे अदील ने बताया कि प्रिंटिंग में भी बहुत जिद्दत आ गई, ऑनलाइन आप कर सकते हैं और ऑफ कोर्स ये लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। आज पहली बार हमने सुना है कि ऑनलाइन काम करने वालों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। हमने वो देखा जी फेक हो गया, हमने ऑर्डर कुछ किया था लेकिन उनके साथ भी हो रहा होता है, बस ये कि मेंशन चीजें नहीं की जा रही होती। खैर जनाब, इसी के साथ चलते एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और अब हमारा जो सेगमेंट है वो है एंटरटेनमेंट का, जिसमें बातें होंगी कम और म्यूजिक होगा। आज हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जो कि आज हमारा बड़ा खास सेगमेंट है जिसमें हमारे जो सिंगर साहब हैं वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके साथ बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्टली हम उन पर चलेंगे और उनसे डायरेक्टली कुछ सुनेंगे भी। सो जनाब हमारे साथ उसामा सलीम मौजूद हैं और उनके साथ तबले पे मौजूद हैं सरफराज सलीम, दोनों को शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। भाई आज तो आप लोग फुल तैयारी के साथ आए हुए हैं, हारमोनियम भी है, तबला भी है और आप लोग भी बेहतरीन तरीके से तैयार हुए लग रहे हैं। सो यू रेडी? हम लोग बस करें फिर शो? मैं तो कहती हूँ स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं। जरूर जरूर जरूर। चलें जी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कवाली है ये तूने क्या किया। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा में खेल के दो दिलों का जुआ। यूं तूने मेरी फुर्सत की तो दिल ने इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी है, ऐसे जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। मेरे दिल की रेत में आंखों की जो बड़े परछाई तेरी पी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिगर। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। नाज़रीन, आज मुझे ना राफिया मुसलसल क्लैप करने का तरीका बता रही थी कि हाँ। आपने म्यूजिक के साथ क्लैप कैसे कर कैसे करते हैं? बड़ा मैटर कर रहा था कि क्लैप का जो मैंने एक कहा पूरा देखिए, इसे जो कवा- मान देना हम। जो कवाली है ना वो मैं कहता हूँ क्लैप के नाचने पे मजबूर कर हाँ, देती है। इसमें कोई शक ये नहीं, ऐसी चीज है कवाली। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और राफिया मुसलसल मुझे बता रही थी कि थोड़ी स्पीड में करें। आवाज मुझे नहीं आ रही, मेरे कानों तक आवाज है, मैं भी साथ उसको ज्यादा स्पीड भी ना सिंगर्स को बाहर कर देती है। अच्छा खैर, उसामा और क्या सुनाने वाले हैं? और आपने आज कवाली तो नुसरत सुना फतेह दी खान हमें। साहब की गर्दिशों के हमारे हुए ना। अरे क्या बात।
गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, दुश्मनों के सताए हुए हैं, गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, दुश्मनों के सताए हुए हैं, जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर, दोस्तों के लगाए हुए दोस्तों के लगाते हुए। क्या बात है। इश्क को रोग मार देते हैं, अक्ल को सोग मार देते हैं, आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं, जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर, दोस्तों के लगाते हुए। महविशों को वफा से क्या मतलब, महविशों को वफा से क्या मतलब, इन भूतों को खुदा से क्या मतलब, महविशों को वफा से क्या मतलब, इन भूतों को खुदा से क्या मतलब, उनकी मासूम नजरों ने ना से लोग पागल बनाए हुए हैं, जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर, दोस्तों के लगाए हुए हैं। और दे मुझको दे और साकी, और दे मुझको दे और साकी, होश रहता है थोड़ा सा बाकी, आज तलखी भी है इंतहा की, आज तलखी भी है इंतहा की, आज वो भी पराए हुए हैं, जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर, दोस्तों के लगाए हुए हैं, जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर। अरे क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और पता है लाइव तबला जब प्ले हो रहा है ना और हारमोनियम में इतना खूबसूरत समा हो गया है ना, यहाँ पे एक डिफरेंट सी चीज हो रही नहीं। कांट यू नोटिस, मैं बोल ही नहीं रही, मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ऐसे ही बस ये लोग गाते रहे और हम ऐसे सुनते रहे। और मैंने इस बहुत वजह से शुक्रिया। क्लैप करना भी बंद कर दी क्योंकि राफे मुझे घूरियां करा रही थी। अरे Clap से ही मैं ना नहीं फुल एंजॉय एक्चुअली कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं शो पे बैठी हूँ, मुझे लग रहा है मैं कुछ लाइव एक महफिल चल रही है और मैं चुप करके बैठी वहाँ पे ना बस सुन रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और मैं बस बिल्कुल हम आपको इसी डिस्टर्ब नहीं सिलसिले करना को- चाह रही थी, इसलिए मैंने क्लैप करना बंद कर इसीलिए हम इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और हम एक और उसामा सवाल से ही है। जी जी कहना गलत, गलत तो छुपाना सही जी। चाहिए। कहना गलत, गलत, कहना गलत, गलत तो छुपाना सही, सही, कहना गलत, गलत तो छुपाना सही, सही, कहना गलत, गलत तो छुपाना सही, सही, काशिफ कहा जो उसने बताना सही, सही, काशिफ कहा जो उसने बताना सही, सही, ये सुबह हो चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह हो चेहरे की रंगत उड़ी हुई, कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही, सही, दिल लेके मेरा हाथ में, दिल 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 लेके मेरा हाथ में, कहते हैं मुझसे वो, क्या कहते हैं, क्या लोगे
क्या लोगे इसके दाम बताना, सही सही क्या लोगे इसके दाम बताना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही कासिद कहा जो उसने बताना, सही सही कासिद कहा जो उसने बताना, सही 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 सही। बहुत खूबसूरत, बहुत क्या बात, खूबसूरत, क्या बात है, बहुत उसामा। मजा आ रहा है, जेन्युइनली बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जिसको महफिल यहाँ पे सजी हुई है। अच्छा उसामा, आप लास्ट टाइम भी जब आए थे तो आपने एक बड़े मजे को, मेरे ख्याल से मैशअप था या क्या, अच्छा मैंने हमसे पहले भी डिस्कस करी थी, वो तो हमारा फेवरेट हो गया, वरना अभी अगर वो मैं सुना देता हूँ। हाँ जी, जी। वो अगर आप सुना दें तो। वो कानों में रस घोले, 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 जान निकल जाए भीगे होठों से जब बोले, जान निकल जाए भीगे होठों से जब बोले, उन संग जुड़े नैना, उन संग जुड़े नैना, उन संग जुड़े नैना, उन संग जुड़े नैना, ख्वाहिश है अब तो उन्हें देख के ही रहना, ख्वाहिश है अब तो उन्हें देख के ही रहना, दरियाओं के धारे हैं, दरियाओं के धारे हैं, दरियाओं के धारे हैं, मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं, मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं, आलू मटर पकाए हुए, आलू मटर पकाए हुए, बाड़ी विच आ सोने थले आशिक आए हुए, बारी विच आ सोने थले आशिक आए हुए, काला सूट न पाया कहे, काला सूट न पाया कहे, काला सूट न पाया कहे, नजर न लग जाए कारोबार न जाया करे, नजर न लग जाए कारोबार न जाया, वेरी नाइस। नजर न लग जाए, करो बाहर ना जाया कर। हाँ, राफे ने ब्लैक सूट भी पहना हुआ है, ओके ठीक है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम खत्म करने का, लेकिन दिल नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही उसामा है। हमारे साथ मौजूद है और लाइव म्यूजिक भी चल रहा है। मैं तो अब- चाहती हूँ कि कोई कवाली वगैरह सुना हाँ, दे ताकि उसामा, तो- मजा आए सुनने में, कुछ खूबसूरत सी कवाली चलो। हम सुनते हैं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, क्या बात क्या है? बात है, क्या बात है। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने, तेरी चाह
शराबी बना दिया, सारा जहान मस्त जहां का निजाम मस्त, मस्त शीशा मस्त सब मस्त जाम मस्त, ये जो साकी हर तरह की तेरे महकाने में है, हर तरह की तेरे महकाने में है, वो जो थोड़ी सी जो इन आंखों के पैमाने में है, सब समझता हूँ तेरी करिश्मागरी है साकी, काम करती है जैसे काम है मैदाने का, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, मेरी दोस्ती की बलाए हो, मुझे हाथ उठा के दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया, मेरी दोस्ती की बलाए हो, मुझे एक कातिल बना दिया। बहुत ही खूब, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत क्योंकि खूबसूरत। राफिया ने ये फरमाइश की थी कवाली की। अब जाहिर है राफिया अगर फरमाइश करेगी, मैं राफिया को कॉपी करूंगी, मैं भी फरमाइश करूंगी एक खूबसूरत कवाली की। लेकिन और हम उससे सबको पहले अल्लाह हाफिज भी कह देंगे साथ साथ, बिल्कुल। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने को है, लेकिन उससे पहले हम इरम की फरमाइश जो है उसको भी हम पूरा करेंगे। सलीम उसामा डेफिनेटली उसको भी साथ में कुछ पेश कर रहे होंगे इरम की खूबसूरत सी खास कवाली। फरमाइश पे। और जनाब आप सबको हम तमाम लोगों की तरफ से अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आखिर में उसामा का एक कलाम, ये कोई भी कवाली है खूबसूरत जो भी कवाली। वो पेश करना चाह रहे हैं। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जी, जुल्फों की बात हो जाए अब। मैं उनकी जुल्फों के पेचों से क्या बचता, उन्होंने हल्का गेसो बना के लूट लिया, काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत मशीने दिखाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा दो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के, मस्त नजरों की बात चलती है, मस्त नजरों की बात चलती है, बेकशी करवटें बदलती है, हार जाते हैं जीतने वाले, हार जाते हैं जीतने वाले, वो नजर कैसी चाल चलती है, वो नजर कैसी चाल चलती है, बरसवर के वो जब निकलते हैं, बरसवर के वो जब निकलते हैं, चांद हंसता है रात ढलती है, चांद हंसता है रात ढलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, गोया खिंच के कमान चलती है, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने, यूं बन सवर के सामने आया न
कीजिए। काली 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 जुल्फों के फंदे न डालो, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो।